काफ़ी बेहतर है ना। तो हमने अनडिफाइंड पढ़ा था। अनडिफाइंड क्या होता है? कुछ नहीं होता। जब हम वेरिएबल को खुद कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो टाइप क्या करता है, उसको क्या असाइन कर देता है? अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसको जल्दी से देख भी लेते हैं कि अगर कोई नहीं आया था तो कहने का मकसद ये है कि अभी तक जो हम करते हुए जा रहे थे वो ये था कि यूज़र नेम इज इक्वल टू मुबशिर। ठीक है, तो हम हार्ड कोड वैल्यू हर बार असाइन कर रहे थे जब भी हम कोई वेरिएबल बना रहे थे। ठीक है, और फिर हमने एक और चीज़ देखी थी कि हम टाइप भी उसके साथ टाई कर रहे थे या उस पर मैप कर रहे थे। लेट्स से लेट यूज़र नेम स्ट्रिंग और आपके वेरिएबल का नाम। तो ये हम अभी तक देखते हुए आ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने जो छोटी सी चीज़ कवर की थी वो ये थी कि लेट से अगर हम अपने वेरिएबल को ये वाला पार्ट जो है वो स्किप कर देते हैं, वेरिएबल जब हम बना रहे होते हैं हम ये वाला पार्ट स्किप कर लेते हैं, हम वैल्यू नहीं देते, तो फिर अगर हम इस वेरिएबल को कंसोल पे लॉक कराते हैं तो आउटपुट क्या आता है? तो आउटपुट हमने देखा था, आउटपुट क्या था? मिलके बोले काइंडली अनडिफाइंड था। ठीक है, तो ये था अनडिफाइंड का मकसद। आखिरी बार रिपीट करके अगले टॉपिक पे जाते हैं कि अनडिफाइंड वो वैल्यू है कि जब आप अपने वेरिएबल को खुद कोई वैल्यू असाइन नहीं करते। जब आप अपने वेरिएबल को खुद की वैल्यू असाइन, तो जावास्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट हमारे लिए थोड़ा सा अभी कुछ लिखा ही नहीं है, थोड़ा सा फिर भी मैं जूम कर लेता हूँ। आई गेस सब क्लियर है? अच्छा, अगर पीछे आपको देखने में मुश्किल हो रही है तो पीछे भी असेंबली पड़ी हुई है, पड़ी भी नहीं है, आई मीन लगी हुई है, आप पीछे मुड़ के देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई इशू है तो आप आगे बैठ जाएँ, भाई बैठे हो। खैर, तो अगर हम अपने वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं दें और उस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहें तो टाइप स्क्रिप्ट उसको बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू दे देती है। ये इस लैंग्वेज की नेचर है। ठीक है, ये इसके इंटरनल्स में से है, इसकी इंटरनल फंक्शनैलिटी में से है कि जब आप अपने वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं देते और फिर उस वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे मुझे मिलेगा अनडिफाइंड। ठीक है, अगर हम लॉक करेंगे तब भी आउटपुट होगा। तो क्लियर है? आगे चलें। बहुत सिंपल सी चीज़ थी। किस किस को क्लियर है? हैंड रेस करें। ठीक है, आई गेस आगे चलते हैं। अगला टॉपिक था अननोन। अननोन नाम से ही जाहिर है कि इसका नहीं पता, इसका नहीं मालूम, ये नामालूम है। ठीक है, तो एक छोटी सी बात करके आगे गुजरते हैं कि जब आप अपने वेरिएबल को टैग देते हैं अननोन कि मुझे नहीं पता ये क्या है, तो टाइप स्क्रिप्ट इसका बिल्कुल अपोजिट करता है। वो बोलते हैं ठीक है तुम्हें नहीं पता, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं पता लगाऊं कि बेसिकली इसकी टाइप है क्या। और इसकी टाइप ऑब्वियसली फिर या तो स्ट्रिंग होगी या नंबर होगी या बूलियन होगी, जो अभी तक हमने पढ़ा है ये तीन, या इसके अलावा जो हम आगे पढ़ेंगे उनमें से कोई हो सकती है। तो अननोन वो टाइप है कि जब आप अपने वेरिएबल को, इसको अब मैं मिटा देता हूँ और हम आगे चलते हैं कि अगर मैं अपने किसी वेरिएबल को टाइप दे दूं अननोन, तो अगर मैं इस पर हवर करूं तो आपको क्या दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है? लेट यूजर नेम कॉलन। तो बेसिकली इसको टाइप कौन से असाइन हो गई है? अननोन। वैल्यू पे भी नहीं जाते कि हमने वैल्यू का असाइन किया, ऑब्वियसली हम सबको दिख रहा है, हम ये शुरू से देखते हुए आ रहे हैं कि स्ट्रिंग है, लेकिन हमने टाइप स्क्रिप्ट को बोला तुम खामोश हो जाओ, जो टाइप इंफरेंस कराती है। अगर मैं यही ये नहीं दूंगा टाइप, तो टाइप स्क्रिप्ट खुद ही इसकी टाइप इंफर कर लेगा, उसको पता है कि यार ये क्या होगा, स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन कोई यूज केस होगा, कोई तरीका होगा, कोई वजह होगी तभी ये बना है। क्या वजह है हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए समझें कि हमने यहाँ पे टाइप दे दी अननोन। तो अब अगर मैं इसको आगे प्रोसेस करने की कोशिश करूंगा, इस वेरिएबल को यूज करने की, यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे बहुत सारे एरर्स से हो के गुजरना पड़ेगा और उनको ठीक करके गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस वेरिएबल को खुद बोला है कि ये क्या है? अननोन। तो टाइप स्क्रिप्ट अपनी पूरी जी जान लगा देगा कि मैं इस वेरिएबल का पता लगाऊं कि बेसिकली इसकी टाइप है क्या। अननोन समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर है? पिछली क्लास का कोई चीज़ हमने नहीं पढ़ी? हैंड रेस करें जिसको क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब भाई आप बोलें कि मुबशिर ये क्या तरीका है? कभी पढ़ाते हो तो इतने आराम से पढ़ाते हो कि एक एक इंटरनल्स में घुस जाते हो, कभी लपेटने पे आते हो तो इतनी जल्दी जाते हो कि कोई प्रैक्टिकल
क्योंकि अभी हमने कोई अननोन का यूज केस देखा है, नहीं देखा ना, कोई एक्चुअल यूज केस देखा है यूटिलाइज करके या फिर इसको आगे यूज करने की कोशिश की है। जो मैं वजह बता रहा हूँ कि यार जब टाइपस्क्रिप्ट अपनी पूरी कोशिश करेगा कि इस वेरिएबल को नोन करेगा, इस वेरिएबल को जाने कि इसकी टाइप है क्या, तो इसकी या इसका जो आंसर है कि मैं यहाँ पे इतनी जल्दी क्यों गया हूँ वो आपको स्लाइड नहीं मिलेगा। यहाँ पे किस चीज की डेफिनेशन लिखी हुई है, नेक्स्ट स्लाइड में किसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अगली स्लाइड में किसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, कहीं प्रैक्टिकल को इंप्लीमेंटेशन दिख रही है आपको? क्यों? क्योंकि हम अभी प्रिमिटिव टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो प्रिमिटिव टाइप्स के अंदर जितनी भी टाइप फॉल करती हैं, हम बस उसका एक बर्ड आई व्यू ले रहे हैं या फिर बस देख रहे हैं या थोड़ा बहुत उसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि यार ये कौन कौन सी टाइप है जो कि प्रिमिटिव के अंदर फॉल करती हैं, प्रिमिटिव का पार्ट है। अब कुछ प्रिमिटिव टाइप्स थी जो कि बिल्कुल बेसिक थी, जिसमें स्ट्रिंग था, बूलियन था, नंबर था, वो हमने इन डिटेल देखा क्योंकि वो बिल्कुल ही बेसिक था, वो समझना आसान था। और हमने अनडिफाइंड भी बड़ी डिटेल में देखा था पिछली क्लास के अंदर। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी बेसिस के ऊपर इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना मुमकिन था, आसान था, हम कर सकते थे, इसलिए हमने उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर ली थी। हालांकि यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप देख सकते हैं मौजूद नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे महसूस हुआ, मुझे लगा कि अभी हम जहाँ खड़े हुए हैं, जो हमारा अभी नॉलेज बेस है, उसकी बेसिस के ऊपर हम एक अनडिफाइंड की एक अच्छी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन या एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसलिए हमने उसको प्रैक्टिकली करके देख लिया था। लेकिन जब अननोन की बात आई है तो अननोन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है जो कि अभी तक हमने पढ़े, जिसमें से सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है इफ एल्स कंडीशंस। हमने पढ़ी अभी तक? नहीं पढ़ी क्लास के अंदर से। वैसे आप लोग किसने पढ़ी है तो गुड है, अच्छा है, लेकिन क्लास के अंदर हमने सबको एक साथ लेकर चलना। तो अभी हम अननोन की कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं कर सकते, बस हमने ये चीज़ समझनी है कि यार प्रिमिटिव टाइप्स के अंदर एक टाइप मौजूद है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मिलके बोलो भाई, अननोन। तो अभी तक हमने कितनी टाइप्स देख ली जो कि प्रिमिटिव के अंदर फॉल करती हैं? नंबर बहुत अच्छे से पढ़ लिया, प्रिमिटिव टाइप है। स्ट्रिंग बहुत अच्छे से पढ़ लिया, प्रिमिटिव टाइप है। बूलियन बहुत अच्छे से पढ़ लिया, प्रिमिटिव टाइप है। अनडिफाइंड भी अच्छे से पढ़ लिया, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख लिया कि ये प्रिमिटिव टाइप है। अननोन अभी इस बहस में नहीं जाते प्रिमिटिव टाइप है या नहीं है, लेकिन बस मेरी ये बात आप लोग अपने जहन में बिठा लें कि इसकी हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी कुछ और कॉन्सेप्ट बाकी हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर सकें। क्लियर है? आगे चले। बस अननोन की छोटी सी बात ले लें, जब आप किसी टाइप को अननोन देते हैं तो टाइप स्क्रिप्ट उसका बिल्कुल अपोजिट करता है और बोलता है अब मैं इसकी टाइप जान के रहूंगा। क्लियर? बस बिग इंट ये भी डेफिनेशन बेस है, इसमें कोई प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। इसकी डेफिनेशन ही सब कुछ बता रही है कि अ डेटा टाइप दैट कैन स्टोर नंबर्स लार्जर देन द मैक्सिमम लिमिट फॉर द नंबर टाइप। इट अलाउज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी लार्ज इंटीजर्स। बहुत सादा भाषा में लिखा हुआ है कि ये एक टाइप है। ये टाइप क्या करती है? ये टाइप क्या करती है? अभी तक हम नंबर के साथ काम कर रहे थे, लेकिन जावास्क्रिप्ट के इकोसिस्टम के अंदर एक चीज़ है, वो ये है कि जो हम नंबर्स अभी तक टाइप यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें बेसिकली एक लिमिट है, जो नंबर स्टोर करने की एक लिमिट है। लेट्स से भाई जिस वेरिएबल को टाइप मिली हुई है नंबर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को साथ साथ समझ भी आए। इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर बोल देता हूँ लेट नंबर, और उसको बोल देते हैं लेट्स से बिग नंबर। नंबर नहीं नंबर, और इसको हम टाइप भी दे देते हैं खुद ही। हालांकि हमें पता है कि हमने वैल्यू दी है तो वो खुद ही टाइप इन्फर कर लेगा, लेकिन लेट से हमने टाइप दे दी। अब मेरे कहने का मकसद क्या है और ये बिग इंट क्यों आया वजूद में? वो ये है कि जब मैं किसी वेरिएबल को टाइप देता हूँ ना नंबर,
तो बेसिकली जो एक लिमिट होती है, एक मैक्सिमम नंबर की लिमिट होती है जो वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो सकता है। मतलब इस नंबर की कोई बाउंड्री है, लेट्स से इसकी बाउंड्री है 1 ट्रिलियन, ठीक है। जब मैंने किसी वेरिएबल को टाइप दे दी है तो नंबर स्टोर करने की एक लिमिट है, एक बाउंड्री है, और वो अभी हमने फॉर सपोज ले ली 1 ट्रिलियन। तो लेट्स से कि भाई अगर हम 1 ट्रिलियन से ऊपर किसी नंबर के साथ काम कर रहे हो तो क्या करें? तो इस यूज केस को कैटर करने के लिए हमारे पास बिग इन टाइप आएगी कि अगर आपका जो नंबर है वो बहुत बड़ा है, सही है, बहुत बड़ा है, मतलब लेट्स से 16 डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल है। 16 डिजिट से मेरी क्या मुराद है? लेट्स से मैं यहाँ पे 9 लिख के इसको 16 टाइम्स रिपीट करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास इतना बड़ा नंबर है तो जो सिर्फ नंबर टाइप है वो इसको हैंडल, बोलो भाई, हैंडल नहीं कर सकता। इसके लिए या फिर इतने बड़े नंबर को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक नई टाइप आई है जिसको हम क्या बोलते हैं? नाम से ही है, एक इंटीजर होता है और एक बिग इंट है। बिग इंट भाई बहुत बड़ा कोई नंबर है वो इसको हैंडल करेगा, क्लियर है? तो अब भाई इसका यूज केस क्या होगा? मुझे प्रोग्रामिंग करते हुए ऑलमोस्ट 7 साल हो गए, ठीक है, और अगर मैं प्रोफेशनली वाला हूँ तो 5 साल हो गए मेरे ख्याल से। और 5 साल को आप निकाल लें तो 5 साल 365 मल्टीप्लाई बाय 5 कर ले, पता नहीं कितने हज़ार दिन बनते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से 2500 दिन बनते हैं। 2500 दिन में आई गेस 1 या 2 बार ही हुआ होगा कि मुझे बिग इंट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी होगी। तो अगर आपको लग रहा हो कि यार ये तो अच्छी चीज़ लग रही है, ये मशीन निकाल रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो टाइप है इसको आप बहुत ही रेयरली यूज़ करेंगे, क्योंकि इतने बड़े नंबर से एक छोटी मोटी या फिर एक जो आम एप्लीकेशन होती है उसमें आप वर्क नहीं कर रहे होते, ठीक है। कोई बहुत ही नंबर बेस्ड कैलकुलेशन बेस्ड आप प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, तब जाके आपका ऐसा कोई यूज़ केस आएगा कि आप बिग इंट के साथ खेल रहे हैं। लेकिन आम केसेस के अंदर जो हमारी एक अच्छी एप्लीकेशंस होती हैं उसमें इतने बड़े नंबर इन्वॉल्व, मतलब 1 ट्रिलियन से ज़्यादा, इससे बड़ा नंबर और क्या, तो ज़्यादातर आप जो नंबर से काम कर रहे होंगे बिग इंट की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जहन में कहीं बिठा लें कि अगर कभी ऐसा कोई सिनेरियो आ गया कि आपके पास बहुत ही बड़ा नंबर आ गया जो कि ये नंबर टाइप हैंडल या कैटर नहीं कर पा रहा, तो आपके जहन में फ़ौरन ये बात आनी चाहिए कि हाँ यार, क्लास में हमने एक टाइप पढ़ी थी, क्या नाम था उसका? मिलके बोलो, क्या नाम था? तो हम बिग इंट को ज़रा देख लेते हैं, गूगल करके देख लेते हैं कैसे कैसे काम करना चाहिए। 15 डिजिट्स बता रहा हूँ, 15 डिजिट्स 9 के, लेट्स से ये 9 को मैं 15 टाइम्स रिपीट करूँ, सही? ये कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक नंबर होल्ड कर लेगा। 15 डिजिट्स 9 होल्ड कर लेगा। जैसे ही मैं 16 डिजिट ऐड करूंगा 9 का, तो आप देखेंगे आपका नंबर तो बनेगा, कोई एरर नहीं मिलेगा, मतलब मैं यहाँ पे सेव कर दूँ, भले जितने भी कर दूँ, लेकिन जो आपको वैल्यू मिलेगी ना वो अजीब सी होगी। दिखा देता हूँ, अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन इट गोइंग टू बी क्विक। तो अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसको कंसोल कर लेता हूँ, देख लूँगा। तो हमने कोड कर लिया, हमने क्या करना है? बोलो भाई, सेव। इतना रोजा नहीं करना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? कंपाइल ESC, ये आप लोग को दिखाने के लिए इसको जरा देखिएगा, main.ps। यहाँ पे फाइल बननी चाहिए है। अच्छा, मैंने फाइल सेव नहीं की, मुझे देखिए, सेव कर लेता हूँ और दोबारा कंपाइल कर लेता हूँ। और अब मैं नोड main.js रन करता हूँ। तो हमने देखना आउटपुट क्या है, ठीक है। अभी बिल्कुल सही आया, बिल्कुल करेक्ट आया। क्यों? जरा हम ऊपर दोबारा डिजिट्स पढ़ते हैं, कितने थे? चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सही। 15 ऐड कर दूंगा तब भी सही चलेगा। नीचे आप देखेंगे बिल्कुल सही नंबर आएगा। मैं सेव करता हूँ और दोबारा कंपाइल करता हूँ। जिसको आउटपुट ना दिख रहा हो ना वो पीछे देख सकता है, और जिसको यहाँ ना दिखे वो मुझे बता दे, मैं कोई सेटिंग कर लूँगा। दोबारा कंपाइल करना होगा और नोड मेन
यहाँ तक भी सही है, 15 डिजिट तक सही है। अब बात आती है जैसे मैं 16th 9 ऐड करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा 9, अब 16 9 होगा, 16 डिजिट्स का नंबर बन गया, मतलब बहुत बड़ा नंबर। जो आपने यूनिट 10 100,000 करते हैं ना, उसको आप लेके जाइएगा, बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए मैंने आपको बताया इतना यूज के साथ का होगा नहीं, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार अरसे दराज में एक दफ़ा आपको अगर कोई ऐसा सिनेरियो मिल जाए तो याद कर लीजिएगा कि बिग इट नाम की एक शय मौजूद है। कंपाइल कर लिया मैंने, ये देख रहे हैं, इसमें इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया। मैं तो 16 9 लिखे थे, ये 1000 कैसे आ गया, समझ रहे? तो कोई एरर नहीं मिला, लेकिन बेसिकली उसने नंबर को अपनी बाउंड्रीज के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश की है। ये लैंग्वेजेस करती हैं, कुछ लैंग्वेजेस जब बाउंड्री से बाहर कोई नंबर जा रहा तो एरर दे देती हैं, कुछ लैंग्वेजेस उसको एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, और ये नंबर में ऑब्वियसली चेंजेस हो रहे हैं तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। वहीं अगर मैं इसको बिग इन के थ्रू 16 डिजिट्स या इससे ज्यादा का नंबर स्टोर करता तो बिल्कुल एक्यूरेट मेरे पास वैल्यू आती। डज इट मेक सेंस? हैंड रेज करो, क्लियर है, सही है। दोबारा भाई, बहुत ही ऐसा यूज केस ही आपका कभी आ गया तो आ गया, वरना आपको कभी बेसिक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे चलते हैं, इसकी भी कोई डेफिनेट कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिख रही है, दिख रही है, लेकिन हमने कर ली, हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया तो गुड हो गया। सिंबल्स, सिंबल्स भी बिल्कुल बिग इंट की तरह, अच्छा वो मैं डेफिनेशन या उसका जो तरीका है उसमें नहीं बोल रहा, यूज केस पे डिपेंडेंट बात बता रहा हूँ कि सिंबल्स भी आप कभी अरसे दराज में एक दफ़ा यूज़ कर लेंगे, वरना आपका कोई सिनेरियो नहीं होगा। लेकिन हाँ, चीज़ें पता होना लाजमी है, और क्योंकि हम प्रिमिटिव टाइप्स पढ़ रहे हैं तो पता होना लाजमी है कि यार सिंबल भी प्रिमिटिव टाइप की एक, जो बोलो भाई, एक टाइप है। तो सिंबल की भी डेफिनेशन है, immutable primitive value that can be used as a key of an object property. Symbols are often used to add unique properties keys to an object that won't collide and with keys. बस मेरा इतना हुआ, ठीक है। तो मकसद क्या है, सिंबल्स आपके टोकन्स होते हैं। सिंबल्स क्या होता है, टोकन। अब टोकन से मुराद क्या है, जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर टोकन सुनेंगे ना, तो आपके जहन में आनी चाहिए ये बात कि यार ये कोई यूनिक चीज है। क्या है ये, मिलके बोलो, क्या है ये? लेट्स से आपका NIC नंबर, वो भले कोई पैदा हो, कोई वफात पा गया हो, लेकिन कभी किसी का आइडेंटिटी नंबर या CNIC नंबर सेम नहीं हो सकता, क्योंकि वो टोकन है, उसको हम बोल सकते हैं टोकन है, वो यूनिक है। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम में जब भी आप ये वर्ड सुने टोकन, टोकन का मकसद क्या होता है, यूनिकनेस, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी पहला एट्रीब्यूट सिंबल का लिखा हुआ है यूनिक, तो पहले इसका एट्रीब्यूट पकड़ने के यार ये यूनिक चीज है। अच्छा, मैं एट्रीब्यूट क्यों पकड़वा रहा हूँ आप लोगों को, कि वही, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इसका यूज केस इतना नहीं होता। वही क्या आप अरसे दराज में कभी एक बार याद इस पे काम करेंगे तो ये आपको एट्रीब्यूट याद होगा। तो अगर आप किसी ऐसे सिनेरियो में फंसे तो आपको याद आया कि हाँ यार, सिंबल्स एक ऐसी चीज़ थी जो यूनिक भी था और जो इम्यूटेबल भी था, तो क्यों ना मैं सिंबल को एक बार गूगल करके देख लूँ और उसको अपने कोड के अंदर यूटिलाइज कर लूँ, ठीक है। अब पहला एट्रीब्यूट हमने इसका पढ़ लिया, क्या है, जोर से बोलो, यूनिक। दूसरा इसका एट्रीब्यूट है ये इम्यूटेबल। इम्यूटेबल से मुराद होता है अनचेंजेबल। अनचेंजेबल होता है, नॉन चेंजेबल होता है, व्हाट इज द करेक्ट वर्ड, अनचेंजेबल। अनचेंजेबल है, सही है। तो सबसे पहली बात ये यूनिक है, और दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, ये अनचेंजेबल है, इसको चेंज नहीं कर सकते। अब नीचे इसका यूज केस भी लिखा हुआ है, ताकि अगर आप कभी ऐसे आपको कोई मौका मिले तो आपके जहन में फॉरेन डेफिनेशन है कि ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, यूनिक प्रॉपर्टीज सेट करने के लिए यूज होता है। अब वही बात कि मुबश्शिर सिंबल क्यों नहीं पढ़ा रहे, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ, भाई ऑब्जेक्ट पढ़ा आप लोगों ने, तो फिर सिंबल कैसे पढ़ा रहे आपको। तभी रिपीट कर रहा हूँ, आप ये ना समझे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ें आगे जा रही हैं। ये समझे हमने इसी माइंडसेट के साथ ये चीज़ें रखी हैं कि बस आपको इनका इंट्रोडक्शन दे दें कि ये मौजूद है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे हमने नहीं जाना। ये स्लाइड है, सब यही स्लाइड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो दो एट्रीब्यूट याद रखिएगा, ये यूनिक होता है, ये अनचेंजेबल होता है। यूज केस, एक यूज केस बताता हुआ जा रहा हूँ कि आपके ऑब्जेक्ट की कीज सेट करने के लिए यूज होता है यूनिक कीज। क्लियर है, सही है। इसकी मैं प्रैक्टिकल अभी इंप्लीमेंटेशन कर नहीं सकता क्योंकि आपको समझ अभी नहीं आएगा। क्लियर,
आगे चलते हैं। नल, नल याद है हम जब अनडिफाइंड पढ़ रहे थे तो उसमें एक सबसे नीचे चीज लिखी हुई थी कि भाई ये जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शनैलिटी है जो कि टाइपस्क्रिप्ट ने क्या की है, अडॉप्ट की है। सही है, अडॉप्ट की है, तो ये भी उनमें से यही है। इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि नल भी जावास्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है, टाइपस्क्रिप्ट ने क्या किया है, अडॉप्ट किया। रिप्रेजेंट्स द इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू। बस यही इतनी सी बात इसकी पूरी कहानी है। क्या लिखा हुआ है, एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट को जरा स्किप करें, बस डेफिनेशन इतनी सी लें, रिप्रेजेंट्स द इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी वैल्यू। अब जब भी आप नल पढ़ेंगे ना तो आपके लिए आसानी कर देता हूँ, आपके सामने यूट्यूब पे चैनल बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगे, नल वर्सेस अनडिफाइंड, नल वर्सेस अनडिफाइंड। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका भी यही है, क्योंकि हमने अनडिफाइंड समझ लिया है, अब अनडिफाइंड से नल को समझना आसान है। अनडिफाइंड कब आता है, जब आप अपने वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं देते तो टाइपस्क्रिप्ट उसको क्या वैल्यू दे देता है, अनडिफाइंड नंबर का एक वेरिएबल है। और नल, नंबर का वेरिएबल है, नल भी लैक ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, अनडिफाइंड भी लैक ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार आपने वैल्यू नहीं दी तो मैं इसको क्या दे रहा हूँ, अनडिफाइंड। लेकिन वो अनइंटेंशनल था, आगे जाकर जब आप इसको वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, हमने बस अपना वेरिएबल बनाया था, बस हमने एक गलती की थी कि हमने उसको वैल्यू नहीं दी थी। तो जावास्क्रिप्ट ने या टाइपस्क्रिप्ट ने खुद ही उसको एक वैल्यू दे दी अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड किसको रिप्रेजेंट करता है, लैक ऑफ वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू मौजूद नहीं है तभी वो अनडिफाइंड है। नल भी लैक ऑफ वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है कि कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। फर्क बस इतना है कि वो अनइंटेंशनल थी, ये इंटेंशनल। अब ये अनइंटेंशनल और इंटेंशनल क्या है, गैर इरादी और इरादी। वो गैर इरादी तौर पे हुआ था कि मैंने अपना लेके चलते हैं साथ साथ ताकि आप लोग को आसान हो। हाँ, तो जल्दी से पुरानी वाली एग्जांपल में चले जाते हैं, यूजर नेम पे। ठीक है, ये हमने अनडिफाइंड की जब हम एग्जांपल देख रहे थे तो हमने ये हरकत की थी कि हमने वेरिएबल तो बनाया था लेकिन इसके अंदर वैल्यू कहीं मैंने बोला है कि भाई अनडिफाइंड दो उसको वैल्यू, कहीं दिख रहा है कि भाई मैंने टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट को बोला कि यार इसको अनडिफाइंड दे दो, सही है। लेकिन जब मैं इस वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, जल्दी से करके भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने सेव किया, मैंने क्या कहता था, psc मेन डॉट, मैंने कंपाइल किया और अब मैं फाइनली इसको रन करता हूँ, नोड मेन डॉट मिया नहीं मेन। क्या मिल रहा है भाई मुझे, देखिए आप लोग गौर से, सब देखिए क्या मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, मैंने तो ऊपर दिया नहीं है, सही है, क्योंकि पहली बात तो ये लैक ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपके यूजर नेम के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये अनइंटेंशनल है, गैर इरादी तौर पे दिया गया है। मैंने कहीं यूजर नेम को नहीं बताया कि यार तुम्हारे अंदर क्या स्टोर होना चाहिए, अनडिफाइंड। टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट ने खुद ही इसके अंदर अनडिफाइंड वैल्यू स्टोर कर दी। अब दूसरा सवाल आता है कि यार चलो ये तो अनइंटेंशनल लैक ऑफ वैल्यू थी, कोई ऐसा सिनेरियो भी तो आ सकता है कि मैं जान के अपने वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं कराना चाहता या नहीं करना चाहता, तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए ये वाली टाइप है नल, कि आप अपने वेरिएबल को एक्सप्लिसिट वे के अंदर या इंटेंशनली इरादी तौर पे अपने वेरिएबल को वैल्यू दे देते हैं, बोलो नल दे देते हैं कि यार ये मेरा वेरिएबल तो है लेकिन इसके पास कोई भी वैल्यू मौजूद फिलहाल नहीं है। तो इतना करते हैं, हम इसको सेव करके रन करते हैं, तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। अगेन वही कंपाइल करते हैं और फाइनली इसको क्या आ रहा है मेरे पास, नल। अब यूज केस क्या है, आराम से पढ़ेंगे, कभी वक्त आएगा, एट्रीब्यूट याद रखने दो। अनडिफाइंड वेरिएबल जो हमारी
अनडिफाइंड वैल्यू जो हमारी वेरिएबल को मिलती है वो अनइंटेंशनल होती है, गैर इरादी तौर पे मिलती है कि हम अपने वेरिएबल को बस बनाते हैं, टाइप स्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट उसको अनडिफाइंड दे देता है कि यार लैक ऑफ वैल्यू, कोई वैल्यू मौजूद नहीं है और आपने कुछ बताया नहीं था तो मैंने इसको अनडिफाइंड दे दिया। नल भी लैक ऑफ वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है कि कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, लेकिन ये क्या होता है इंटेंशनल, कि मैं ऑल द वे जाके खुद ही बताता हूं कि यार इसके अंदर नल स्टोर कर दो, बाकी फिर आगे जब मैं कुछ काम करूंगा, कुछ प्रोसेसिंग करूंगा, उसके बाद मैं इसके अंदर वैल्यू स्टोर बोलो भाई करवा दूंगा। क्लियर? नल हैंड रेस करें जिसको क्लियर है। सही, अगेन रिपीट कर रहा हूं, स्लाइड्स आपके सामने, अगली स्लाइड में जाता हूं। कहीं देखिए इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हमने करके भी देख ली है, ज्यादा डीप डाइव नहीं की, लेकिन ऊपर से काफी अच्छे एट्रीब्यूट्स कवर कर लिए हैं कि हमें एक इन दोनों के दरमियान फर्क पता चल जाए। सही है? क्लियर? जरूरी चीज है। क्यों जरूरी चीज है? क्योंकि एरर्स एक एवरेज डेवलपर और एक बहुत ही जबरदस्त डेवलपर के बीच के अंदर फर्क बताता है। क्या करता है? एरर्स एक एवरेज डेवलपर और एक टॉप नॉच डेवलपर या बहुत ही कोई जबरदस्त डेवलपर दरमियान फर्क बताता है कि कौन अच्छा डेवलपर है और कौन बस हजारों लाखों डेवलपर है, बस इनमें से एक है, और कौन इनमें स्टैंड आउट कर रहा है कि लाखों मौजूद हैं लेकिन ये जो है ना इसकी बात ही अलग है। तो एरर्स वो चीज़ है। क्यों? पढ़ते हैं। अभी ही जब आप लोग इनिशियली आप लोग ने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी तो आप लोग खुद ही अपनी कैफियत बताएं जब आपका एरर आता था। कैसे आप लोग परेशान हो जाते थे, यार ये कैसे आ गया, इसमें से कैसे निकले, कैसे TSCs अनरिकग्नाइज्ड आ रहे हैं, ये क्या चल रहा है, सॉरी नॉट अनरिकग्नाइज्ड, नॉट रिकग्नाइज्ड, ये सबसे बेसिक एरर आ रहा था, या मैं फाइल कंपाइल कर रहा हूँ तो मेरे पास आउटपुट नहीं आ रहा। तो ये एरर्स थे जिसको देख के आप लोग परेशान हो जाते थे। और इसी तरह ये कोई बिगिनर्स लेवल कोई चीज़ नहीं है कि अभी आप बिगिनर थे इसलिए आप लोग की ये वाली नेचर थी कि आप एरर देख के परेशान हो गए। लोग 5-5, 7-7, 10-10 साल का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जब उनका कोड फटता है, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कोड फटना, कि कोई एरर आ गया, कोई मसला आ गया, तो वो परेशान हो जाते हैं, उनके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं कि यार अब क्या करें। तो एक ये डेवलपर होते हैं और एक दूसरे डेवलपर होते हैं जो कि एरर आता है तो उसको तसल्ली से देखते हैं कि यार इसमें बता क्या रहा है, एरर क्या रहा है, कि मसला है क्या, उसको पढ़ते हैं तसल्ली से। अगर उनको सोल्यूशन आता है तो उसको राइट अवे सॉल्व कर लेते हैं, अगर नहीं आता तो उस एरर को कॉपी करते हैं, गूगल पे जाते हैं, पेस्ट करते हैं और कहीं ना कहीं से उनको सोल्यूशन मिल जाता है इन अ फॉर्म ऑफ ब्लॉग, यूट्यूब वीडियो, उनको सोल्यूशन मिल जाता है और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दो तरीके के डेवलपर होते हैं। अब इनमें से जो दूसरा डेवलपर है ना, इसका स्कोप बहुत है क्योंकि ये स्टैंड आउट करता है, ये लाखों के मजमे में अलग से दिखता है कि हाँ यार इसकी बात ही है। और एक बाकी सब डेवलपर्स की तरह एक डेवलपर होता है कि यार एरर आ गया, परेशान हो गए कि हो क्या रहा है, ये नहीं कि इसको तसल्ली से पढ़ें, क्योंकि अब एरर बड़े ही डिफाइंड आते हैं। अगर आप TSC का एरर आ रहा है तो उसमें लिखा हुआ है TSC इज नॉट रिकग्नाइज्ड, बता रहे हो, या आपकी फाइल सेव नहीं थी तो आपने दोबारा उसको देखने की कोशिश नहीं की कि यार बताया गया था कि ऊपर अगर डॉट आ रहा है तो ये अनसेव फाइल है, क्यों ना मैं अपनी आइट्रेशन दोबारा से एक बार फॉलो करूं और देखूं क्या मसला आ रहा है। ठीक है, मेरा एक दोस्त था जो कि एक लड़के को बोलता था ज़हनी तौर पे माजूर है। क्या है? ज़हनी तौर पे। अब वो क्यों ज़हनी तौर पे माजूर है? वो इसलिए माजूर उसको बोलता था क्योंकि जैसे उसके जहन में कोई क्वेश्चन आता था ना वो फ़ौरन पूछ लेता था। जैसे कोई भी किसी भी मकसद से किसी भी चीज़ का उसके जहन में कोई सवाल है ना वो फ़ौरन पूछ लेता था कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। मतलब वो कोशिश ही नहीं करता था कि यार मैं इसको थोड़ा प्रोसेस तो करूँ, क्या पता मेरे ही जहन में कोई इसका आंसर बन जाए, क्या पता मैं गूगल कर लूँ या डिफरेंट किसी और से कोई ऐसी डिस्कशन कर लूँ तो उसमें से इसका आउटपुट निकले। नहीं, उनमें से कुछ करने की कोशिश नहीं करता था। वो सीधा जैसे ही उसके जहन में सवाल आया उसका जवाब, उसका जो फर्स्ट एक्शन होता था वो होता था मेरे सामने जो भी है इससे ये सवाल पूछूं वो मुझे बताए इसका आंसर क्या है। तो अपने जहनी तौर पे मासूम नहीं होना। जब कोई सवाल है तो तसल्ली से बैठें, सोचें, क्या पता आप इसका आंसर निकालें।
क्या पता किसी से पूछने से पहले गूगल ही आपको उसका आंसर दे दे, क्योंकि कोई इतना फारिग या किसी के पास इतनी फरागत नहीं है कि आपके वो एक एक मसले का हल आपको ला के दे। एक बार ला देगा, 2 बार ला देगा, तीसरी बार ला देगा, चौथी बार बोलेगा भाई अल्लाह हाफिज़, तेरा तो रोज़ का काम है ये, तो खुद ही देख मैं जा रहा हूँ। फिर आप किसी और को पकड़ेंगे, वो भी 3-4 बार मदद कर देगा। सही। तो एरर्स के लिए अपनी नेचर बना दें कि जब भी एरर आए घबराना नहीं है, एरर पढ़े तसल्ली से, क्या पता आपको ही उसका जवाब पता हो। अगर नहीं पता, कॉपी एरर करें, एरर को पूरा कॉपी करें, गूगल पे जाएं, पेस्ट करें, 99% चांसेस हैं आपको उसका आंसर मिलेगा। ये आपके पूछने का तरीका है गूगल से कि आपको आंसर नहीं मिलेगा। आपको पूछना आना चाहिए कि यार मेरा ये मसला ही बताओ। अगर आंसर नहीं आ रहा तो इसका पहला तो जो चीज़ है वो ये है कि आप सवाल सही से नहीं पूछ रहे, कि आप अभी इस लेवल पे हैं कि आपको कोई ऐसा मसला नहीं होगा जो किसी और ने फेस नहीं किया। 99 बल्कि 100% ऐसे डेवलपर्स होंगे जो उस क्या कह सकते हैं उस जर्नी से होकर गुजरे में, सबने वो वाले एरर हैंडल किए हैं। क्लियर? एरर के अराउंड बहुत सारी डिस्कशन होगी, बहुत सारी बातें होगी। ठीक, क्या आपने अभी तो मैंने, हाँ मैं आपको और भी मिस्टेक्स बता दूँ, ये ना आप लोग को जहन में सवाल ना लगे यार, और भी तो मिस्टेक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग टाइप क्या होती है? स्ट्रिंग मैंने क्या लगा दिया, डबल जी, या लेट से जी वाला मिस्टेक नहीं करते, डबल आई लगा दिया, ट्रिपल आई लगा दिया, तो अभी भी वो बताएगा सीधा सीधा कि यार स्ट्रिंग तो कुछ नहीं है, वो बता रहे कि भाई कैन नॉट फाइंड नेम, तो मैं इसको ठीक कर दूंगा यार, हाँ मेरे से मिस्टेक हो गई है, मैं इसको स्ट्रिंग कर दूंगा। क्लियर? सॉरी ई भी आएगा, आर भी आएगा, नॉट स्टार्ट। क्लियर ये वाली भी बात? एक और छोटी सी मिस्टेक देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट इज स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू। क्या गलती की हुई है मैंने? ट्रू की स्पेलिंग गलत की हुई है, तो कुछ नहीं करना, कवर करना है, वो बताएगा कैन नॉट फाइंड नेम ट्रू। ट्रू को तो मैं जानता नहीं हूँ। आप क्या करना है, जब आपको पता चल जाएगा हाँ मैंने मिस्टेक की हुई है, मुझे दिख रहा है ये गलती है, तो आप इसकी स्पेलिंग ठीक कर देंगे, सही हो जाएगा। तो ये था सिंटेक्स एरर, सबसे बेसिक एरर। क्लियर है? बस आगे चलते हैं। ये पूरा वही जर्नी बताई गई कैसे आपने सॉल्व करना है, आपने कवर करना है, माउस लेके जाना है, वही एरर। दूसरा आता है टाइप एरर, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टाइप्स के भी एरर आएंगे, जो हम देख चुके हैं। अगर आपको याद हो, जब हमने एक वेरिएबल बनाया था और उसको टाइप की थी स्ट्रिंग, और फिर हम उसके अंदर रीअसाइन करने जा रहे थे, सॉरी नॉट रीअसाइन, रीइनिशियलाइज करने जा रहे थे नंबर, तो हमें टाइप एरर मिल रहा था। वो जो टाइप होती है एरर की, वो क्या कहलाती है? टाइप एरर। ठीक है, क्योंकि उसमें सेंटेक्स की गलती नहीं है, आप बेसिकली वैल्यू मिसमैच कर रहे हैं। ये पहले उसके अंदर स्ट्रिंग था, अब उसके अंदर आप क्या दे रहे हैं? कोई और टाइप दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, बूलियन दे रहे हैं। क्लियर? एक करके भी देख लेते हैं। यूजर नेम पे ही चलते हैं, सबसे बेसिक यही चल रहा है हमारे पास। रीइनिशियलाइज करते हैं, मैं इसके अंदर देता हूँ 66, तो कुछ भी नहीं है, एरर दे रहा है, बता रहा है। पहली चीज सामने दिख रही है कि इसके नीचे क्या आ गया, रेड लाइन आ गई है। अब उसके बाद दूसरी अप्रोच हमारी क्या होगी, हमें उसके ऊपर हवर करना है। हवर करेंगे तो वो खुद ही बता रहा है कि भाई टाइप नंबर, बोलो टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। तो कोई मसला नहीं है, बस हमें पता चल गया कि भाई हम गलती से एक स्ट्रिंग वेरिएबल जो एक्सपेक्ट कर रहा है उसके अंदर हम नंबर दे रहे हैं, तो हमने कुछ नहीं करना, हमने इसके अंदर स्ट्रिंग ही सेव करा देना। मैं बोलता हूँ एरर गॉन, एरर चला गया। ये भी टाइप एरर टाइप्स की एक टाइप है, ये भी एरर टाइप्स की टाइप है। और दूसरी ये कॉल लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल लॉगर कंसोल डॉट, अच्छा ये भी वैसे सेंटेक्स एरर के अंदर आना चाहिए, आई गेस मिस्टेक हुई हुई है, ये टाइप एरर नहीं है, सेंटेक्स एरर है। ठीक है, इसको आप सेंटेक्स एरर कह सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई है कि नहीं भाई ये टाइप एरर ही है तो मुझे बताइएगा, मेरी नॉलेज में इजाफा होगा और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार होऊंगा। एनीवे, ये वाली भी मिस्टेक कर लेते हैं कि यार कुछ नहीं करना, हमने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर वैल्यू दी और बशीर, फिर उसको रीइनिशियलाइज किया, उसके अंदर वैल्यू दी अली। हमने कंसोल डॉट लॉगर, कंसोल डॉट होता क्या, कंसोल डॉट मैं बोल देता हूँ लॉगर, और अपना यूजर नेम पास कर देता हूँ। तो वही एरर दे रहा है, घबराना नहीं है, रेड लाइन आ रही है, बता रहा है, कुछ नहीं करना है, इस पर हवर करना है, वो बता रहा है कि भाई प्रॉपर्टी लॉगर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप
वो बोल रहे कंसोल के ऊपर लॉगर नाम की कोई चीज मालूम नहीं है, पता नहीं है। एक चीज है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि यार है क्या सर। अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर तो मसला है। अभी हमें पता है इस पॉइंट पे कि यार लॉगर कुछ नहीं होता, क्या होता है, तो हम इसको ठीक कर देंगे। हम यहाँ पे आके क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। जैसे हम लॉक करेंगे एरर गॉन, तो आपका ये एक सिंटैक्स एरर बोल रहे हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है सिंटैक्स एरर, तो चलो सिंटैक्स एरर, या अगर टाइप एरर है तो चलो टाइप एरर, हमने इसको भी समझ लिया। क्लियर है? तो एरर को देख के घबराना नहीं है, एरर को समझना है और उसको तसल्ली से सॉल्व करना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये आ गया असाइनमेंट एरर, जिसको हमने अभी पहले डिस्कस भी किया था। इसको टाइप एरर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम टाइप मिसमैच कर रहे हैं। तो ये असाइनमेंट एरर भी है कि अगर मेरे वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन है वो क्या है, स्ट्रिंग, और मैं फिर इसके अंदर चेंजेस कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इनिशियलाइज कर रहा हूँ ना, रीअसाइन ही कर रहा हूँ ना, तो जो प्रोसेस है वो क्या है, असाइनमेंट का है। तो मैं असाइनमेंट में गलती कर रहा हूँ, मैं जो वेरिएबल को अपने वैल्यू दे रहा हूँ उसमें मैं गलती कर रहा हूँ, तो ये आपका असाइनमेंट एरर भी कहलाएगा। ये मैं यहाँ पे 66 दे देता हूँ अगेन, तो वो एरर दे रहे हैं यार, आप जो वैल्यू लिखा अभी है नॉट असाइनेबल, और टाइप भी लिखा है शुरू में, तो इसको आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि यार ये टाइप एरर भी है और ये असाइनमेंट एरर भी है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप, इतनी गर्मी लग रही है, इतना रोजा लग रहा है, बोलो भाई, स्ट्रिंग, तो कुछ नहीं, आराम से एरर पढ़ना है, तसल्ली से लिखा हुआ है, ये हमारे सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और अब हम इसको सॉल्व कर देंगे अगेन। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ और उसको सेव करता हूँ। क्लियर? एरर को देख के घबराना, एरर को देख के समझना है, उसको सॉल्व करना है। किस किस को क्लियर है ये बात? कोई टेक्निकल नहीं था, बहुत ही हमने इजी पीजी वे के अंदर चीजें समझी है कि यार अगर कोई एरर आए तो उसको देख के घबराना नहीं है। आगे चलते हैं। भाई बताया हुआ प्रोसेस के भाई हवर करेंगे तो आपके पास एरर की डिटेल आ जाएगी, उसको देख के अपने एरर को सॉल्व कर लीजिएगा। क्लैपिंग करो भाई पहले आप। मीनिंग क्या होता है? जोड़ना, सही है। कॉन्कैटिनेशन का मकसद क्या होता है? जोड़ना। और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन से क्या मुराद है? स्ट्रिंग्स को जोड़ना। बड़ी बातें हो रही है भाई, थोड़ी खामोशी हो जाए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ भाई कुछ पढ़ाई नहीं करे, कुछ करनी है। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का से मुराद होती है जोड़ना, और जब आगे स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग की कॉन्कैटिनेशन। और स्ट्रिंग क्या है, रिपीट कर लेता हूँ, पढ़ के पक गए होंगे कि आपके कीबोर्ड में जितनी भी कीज मौजूद है, अगर आप उसको सिंगल कोट या डबल कोट के दरमियान लिख देंगे तो क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की ये डेफिनेशन है, और कॉन्कैटिनेशन जोड़ना। अब भाई ये क्या स्ट्रिंग का जोड़ना क्या मुराद है, तो बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। लेट्स से आपका एक वेरिएबल है जिसके अंदर आप स्टोर कर रहे हैं फर्स्ट नेम। क्या स्टोर कर रहे हैं? फर्स्ट नेम। और भाई स्ट्रिंग है तो इसलिए आपने टाइप भी दे दी और आपने वैल्यू भी दी। इसी तरह आप अपना दूसरा वेरिएबल बना रहे हैं और उसके अंदर आप वैल्यू दे रहे हैं लास्ट नेम। अब इस एग्जांपल दूंगा। अक्सर आपने देखा होगा, आप कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, कोई भी गूगल फॉर्म या डिफरेंट और किसी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपके पास दो अलग अलग फील्ड्स होती हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। सही है, अलग अलग। उसने क्या लिया आपसे? अलग अलग लिया, फर्स्ट नेम अलग लिया, लास्ट नेम अलग लिया। लेकिन जब आप अपनी फॉर्म की सबमिशन कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि यार आपका एक ही जगह पूरा नाम साथ मिला हुआ लिखा आ रहा होता है, मुबश्शिर स्पेस अली। अब ये कैसे आ रहा है? मैंने तो फॉर्म के अंदर मुबश्शिर अलग फील्ड के अंदर ऐड किया था और अली अलग फील्ड के अंदर ऐड किया था। मुबश्शिर मैंने अलग दिया था, अली मैंने अलग दिया था। ये क्या इसने जादू किया कि फॉर्म की सबमिशन के बाद इसने मेरा पूरा नाम मिला के लिख दिया कि भाई मुबश्शिर अली। किसने ये चीज देखी हुई है? जिसने नहीं देखी हुई मैंने बता दी। ठीक है, क्या फॉर्म फिल करते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम देते हैं, एक एग्जांपल है, वरना ये सामने तो लिखी हुई है। तो खैर यहाँ पे भी हमने फर्स्ट नेम अलग लिया है, लास्ट नेम अलग लिया है। अब लेट्स से हमारे पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ गई,
हमारे जो टीम लीड थे उसने बोला कि यार चलो खैर है, तुमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग तो ले लिया, लेकिन अब जब तुम यूजर को उसका नेम दिखा रहे होगे या यूजर को उसकी इंफॉर्मेशन दिखा रहे होगे, तब तुमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिला के लिखना है। सही है? तो टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो ये जो मिला के लिखना है ना, ये चीज कहलाएगी स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन। क्या कहलाएगा? यहां से भी अरे बोलो भाई, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन। सही है। अब ये करेंगे कैसे? तो ये सामने लिखा हुआ है कि आपने अपना फर्स्ट नेम दिया, फिर प्लस दे दिया, फिर आपने कोड दे दिया, उसके अंदर स्पेस था, फिर प्लस दे दिया, फिर लास्ट नेम दे दिया। अभी कैसे हो रहा है ये हम खुद करके देखते हैं। हम आते हैं अपनी फाइल में और यहाँ आके हम अब इसको मिटा देते हैं। अल्लाह हाफिज, हमारा काम हो गया। हम करते हैं भाई लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू बशीर, वो हाँ वो टैग भी लगा, बिल्कुल दे देते हैं सर। स्ट्रिंग सेम गोज फॉर योर लेट लास्ट नेम स्ट्रिंग इज इक्वल टू वैली। चलो इतना तो बहुत इजी है, कोई हमने रॉकेट साइंस नहीं की हुई, बचपन से देखते आ रहे हैं कि भाई वेरिएबल ऐसे बनते हैं। वेरिएबल के अंदर हमने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम स्टोर कर दिया। अब बात आती है रिक्वायरमेंट के ऊपर, जो अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, सीखी नहीं है, कि बोला जा रहा है कि यार दो वेरिएबल को मिला के लिख दो, दो वेरिएबल्स को, ताकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ मिला हुआ दिख जाए, मुबश्शिर अली पूरा लिखा हुआ आ जाए एक साथ। तो ये हमने पढ़ा नहीं है। अब ये पढ़ेंगे कैसे? इस चीज को फॉलो करते हुए जो हमने पढ़ा है स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन, ये टेक्निकल चीज है कि यार आपने दो स्ट्रिंग को जोड़ना है। तो अब देखते हैं कैसे। तो मैं अब अपना एक नया वेरिएबल बनाने जा रहा हूं और उसको मैं नाम दूंगा फुल नेम। ठीक है, मैं बोलता हूं लेट फुल नेम। ऑब्वियसली इट्स आल्सो गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग। अब इसी चल गया हमारा वाला। इसी चैनल ने बताया भी है कि मैं चला चले दोबारा निश्चित पे विराजमान हो जाए, उठेगा हम चीज़ें करना पड़ेगा। चलेंगे वो ठीक है स्टूडेंट्स होंगे। हाँ, तो अब हमारे पास सिनेरियो था, रिक्वायरमेंट थी कि भाई दो वेरिएबल को मिला के लिखना है। आप लोग कैसे लिखेंगे? वो स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन के थ्रू लिखेंगे। अब स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन कैसे करते हैं जरा गौर से देखिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहली बात पहले ना अपने जहन में बनाएं कि यार जब दो वेरिएबल को या फिर जब मैंने अपना फुल नेम लिखना है तो वो दिखेगा कैसे। पहले मेरा फर्स्ट नेम आएगा, फिर उसके बाद ऑब्वियसली स्पेस आना चाहिए, फिर मेरा क्या आएगा? लास्ट नेम। तो अब जहन में ये बात रखें और हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं? अपना फर्स्ट नेम। क्या दोबारा स्ट्रिंग के अंदर मुबश्शिर लिखूं? नहीं। क्यों? क्योंकि रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने पहले ही एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने अपना ये वेरिएबल स्टोर किया हुआ है। सो मैं बोल देता हूं फर्स्ट नेम। सही है। अब मैंने अपना लास्ट नेम इसके साथ मिला के लिखना है। वो कैसे लिखेंगे? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जब स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन करते हैं तो दो स्ट्रिंग के दरमियान कॉनकैटिनेशन प्लस की बेस पे होती है। प्लस साइन होता है, उसकी बेस के ऊपर होती है। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पे अपना प्लस साइन देना है और अपना लास्ट नेम देना है। इतना अभी आ रहा है उसका। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हमने फर्स्ट नेम दिया प्लस लास्ट नेम दिया और अब हम इसको लॉक करते हैं क्योंकि हमने इसको एक वेरिएबल, नए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है जो क्या है? फुल नेम। अब हम अपने फुल नेम को लॉक करके देखते हैं कि क्या वैल्यू है जो उस फुल नेम के अंदर स्टोर है। सो लेट्स सी कंसोल लॉग फुल नेम। जरा मैं नीचे आ जाता हूँ, थोड़ा आप लोग को देखने में आसानी हो। फुल नेम कोड कर लिया, सेव कर लिया, टाइम फॉर कंपाइलेशन TSC मेन डॉट कंपाइल भी हो गया। फाइनली अब मैं क्या करने जा रहा हूं? रन। सो नोट मेन डॉट। जरा गौर कीजिएगा आउटपुट क्या आया। मैं जरा ऊपर चला जाता हूं। ये क्या दिख रहा है? आ गया मिला हुआ।
फुल नेम आ गया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया मिला हुआ। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो आ गया, हमने ये चीज तो अचीव कर ली है, ये चीज तो अचीव कर ली है। बट देयर इज अ थिंग, हमारा जो नेम होता है वो कभी ऐसे मिला हुआ नहीं दिखता, हम हमेशा बीच में क्या डालते हैं, स्पेस। अब वो स्पेस कैसे ऐड करें, बहुत ही सिंपल है, आप देखते हुए आ रहे हैं। हमने बस इधर आना है, किसके किन चीजों के दरमियान स्पेस ऐड करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो ऑब्वियसली इन दोनों के दरमियान ही कोई चीज ऐसी ऐड करनी होगी जिसकी बेस के ऊपर स्पेस आ जाए। तो हम इन दोनों के दरमियान में आते हैं सबसे पहले। तो इन दोनों का दरमियान क्या है, ये हम यहाँ पे आके एक और प्लस ऐड करते हैं और हम स्ट्रिंग सिंपल सिंगल कोट या डबल कोट, इट्स ऑल अप टू यू। डबल कोट आप देते हैं और इस डबल कोट के अंदर आप कुछ नहीं करते, बस एक स्पेस ऐड कर देते हैं। जो बड़ा सा बटन होता है ना, बड़ा सा की क्या होता है इसको, स्पेस बार, हाँ बड़ा सा जो क्या कहलाता है, की, बड़ी सी जो की होती है इसको स्पेस बोलते हैं, स्पेस बार कहते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान एक और चीज ऐड कर दी है, वही प्लस की बेस के ऊपर। और क्या ऐड कर दी है, सिंपल एक स्पेस। और स्पेस कैसे ऐड करेंगे, स्ट्रिंग डाल के, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि कोई भी कीबोर्ड पे मौजूद चीज जब वो सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर आ जाती है तो क्या कहलाती है, तो बेसिकली ये स्ट्रिंग ही है, सही है। और हमने खुद ही एक्सप्लिसिट वे में जाके उसके अंदर एक स्पेस ऐड कर दी, क्लियर। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे भाई ये वाले भी तो स्पेस है, ये जो ये वाला प्लस से पहले भी तो मैंने एक स्पेस दिया है ना, ये कंसीडर नहीं होगा, ये कंसीडर हमें खुद ही देना पड़ता है, प्रोग्रामेटिकली स्पेस ऐड करना होता है। वरना ये स्पेस है भाई, ये प्लस के बाद भी एक स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे भी स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे भी स्पेस दिया हुआ है, ये आप दे ना दे कोई मसला नहीं होगा। जो देना जरूरी है वो बेसिकली ये वाला स्पेस है जो कि आपने दो कोट्स के दरमियान दिया है, क्लियर। अब हम इसको सेव करके कंपाइल करके रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। वही प्रोसेस से गुजरते हैं, कंपाइल करते हैं और फिर रन करते हैं। अब मैं अपना नेम देखता हूँ ऊपर जाके, सही है जी, दिख रहा है, स्पेस बीच में आ गया। ये था पूरा कंकैटिनेशन का टॉपिक, क्लियर है। जब भी दो स्ट्रिंग के दरमियान कॉन्केटिनेशन करनी होगी या उनको जोड़ना होगा तो आप किसकी बेस के ऊपर करेंगे, प्लस की बेस के ऊपर, फर्स्ट वेरिएबल प्लस सेकंड वेरिएबल। और अगर उसके दरमियान आपको खुद ही कोई वाइट स्पेस चाहिए है तो आप एक्सप्लिसिट वे में जाके सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के दरमियान अपना स्पेस देंगे, क्लियर। हैंड रेस करो भाई, सही है। जिसको नहीं क्लियर घबराना नहीं, जिसको नहीं क्लियर, अच्छा पीछे अल्हम्दुलिल्लाह नजर जाती है मेरी, इतनी बिनाई अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग है। अरे कहाँ पे, और पीछे से अगर कोई, हाँ जी बोलिए। कोई मसला नहीं है। लेट से मेरे वालिद साहब का नाम इम्तियाज़ है, तो अभी मिडिल नेम तो नहीं है, लेकिन लेट से मैं बोलता हूँ मेरा पूरा नाम है मुबश्शिर अली इम्तियाज़, सही। तो हम क्या करते हैं, हम एक और ऐड कर लेते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, लास्ट नेम की जगह मिडिल नेम, सही है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, अपना लास्ट नेम दे देते हैं, लास्ट नेम ये भी चेंज होगा और इसको मैं बोल देता हूँ इम्तियाज़, ठीक है। तो कुछ नहीं, जितने भी स्ट्रिंग हो, मतलब एक अप्रोच पता चल गई है, फिर ये नहीं घबराना कि यार कितने वेरिएबल है, अप्रोच वही फॉलो करनी है, वो क्या है, प्लस वाली, सही है। क्वांटिटी देख के घबराना नहीं है, क्योंकि हमने अपनी नॉलेज की क्वालिटी पे जब फोकस कर लिया तो फिर आगे जितनी भी क्वांटिटी हो वेरिएबल्स की हमने घबराना नहीं है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे आके मैंने फर्स्ट नेम दिया, उसके बाद मैं क्या दे दूंगा बीच में, मिडल नेम। पहले ऐसे करके देखते हैं, ऑब्वियसली काफ़ी लोग अपने सजेशन, कुछ नहीं होता सजेशन होता है, सजेशंस देंगे कि भाई देंगे क्या एक चीज़, लेकिन अभी मिडल नेम दे देता हूँ, सही है। इसको सेव करके कंपाइल करके रन करके देखते हैं अब क्या आएगा मेरे पास।
एक बार इसको गौर से आप लोग फिर देख रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ नहीं किया, फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम प्लस लास्ट नेम कंपाइल मैंने कर दिया, बना करके देखते हैं। हाँ हाँ वही वही मैं बोलता आपको कुछ सजेशन जरूर उसको भी देखते हैं। सही है, ये पूरा आ गया मुबश्शिर अली इम्तियाज़। अब वही बात कि कैसे सबके दरमियान पहले मुबश्शिर और अली के दरमियान स्पेस ऐड करें, फिर अली और इम्तियाज़ के दरमियान स्पेस ऐड करें। तो देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। चीज़ों को ब्रेक डाउन करें। सबसे पहले किसके बीच में स्पेस ऐड करना है? मुबश्शिर और अली के बीच के ऊपर। और ये अप्रोच आपने हमेशा फॉलो करनी है। जब भी कोई प्रोग्राम बना रहे हो उसको ब्रेक डाउन करें कि यार पहले ये चीज़ अचीव करनी है। जब वो अचीव हो जाए देन मूव टू सेकंड स्टेप, वो अचीव करें, फिर थर्ड स्टेप, फिर इनको आपस में मिलाएं और अपनी वर्किंग सिचुएशन में या वर्किंग कंडीशन में अपने प्रोग्राम को लाएं। तो अभी हमारा जो मेन या सबसे पहला जो मकसद है वो क्या है? मुबश्शिर और अली के दरमियान स्पेस लाना। तो कुछ नहीं है, ये तो हम अभी देख भी चुके हैं कि प्लस स्पेस ऐड करना है। तो सिंपल कोड्स के अंदर मैंने स्पेस ऐड कर दिया। तो ये मुबश्शिर यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो ये सॉरी मैं उस तरफ चला गया था, यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे ये सही है। तो यहाँ मुबश्शिर और अली के दरमियान ने क्या ऐड कर दिया? स्पेस। तो पहला काम जो हम चाह रहे थे वो हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि अब मुझे मुबश्शिर अली और इम्तियाज़ के दरमियान स्पेस ऐड करना है। तो भी बड़ा आसान सा तरीका है कि आपने दोबारा दोनों के दरमियान कोट्स में स्पेस ऐड कर दिया। सही है, क्लियर है? सिंपल, डेट सिंपल, डेट। जो भी आप किसने पूछा है? आप सर ऐसी कि हाँ बिल्कुल ऐसी है। मुस्तनसन हुसैन ताड़, बिल्कुल उनका भी ऐसी होगा। सही है जी, ये दिख रहा है आप लोगों को? ऑल गुड, क्लैपिंग करें अपने लिए। अपने लिए तो कर लो यार, पीछे वालों। सही है। सॉरी, एक सवाल आ गया था, पीछे किसी ने हैंड रेस किया था, आई गेस उसका सवाल भी था, तो क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? सही, आगे चले। सही है, थैंक यू। अब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हमने पढ़ ली। कुछ भी नहीं है, जब भी दो वेरिएबल को आपस में मिलाना होगा तो आप प्लस का साइन ऐड कर लेंगे, फिर वो स्ट्रिंग ऐड करना, स्पेस ऐड करना, वो इट्स ऑल अप टू योर यूज केस कि आप क्या ऐड करना चाहते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो क्या है? प्लस की बेस के ऊपर वेरिएबल्स की कॉन्कैटिनेशन होती है या स्ट्रिंग की कॉन्कैटिनेशन होती है। टेम्पलेट लिटरल्स, टेम्पलेट लिटरल्स। अब ये क्या भला है भाई? ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करने का एक और तरीका है। एक और, या अपने वेरिएबल्स को अपनी बात के अंदर यूज करने का तरीका है। और ये बहुत सिंपल है। मैं आप लोग को इनकरेज करूंगा कि आप यही तरीका यूज करें। वो हमने देख लिया, हमें पता चल गया कि यार उस तरह की कोई एक चीज मौजूद है, लेकिन वो जो प्लस ऐड करना, फिर खुद ही स्पेस ऐड करना, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के तरह इसी चल गया। चलेगा। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि उसमें मुश्किलात क्या थी। उसमें ना बहुत ही थोड़ा सा काम जो था वो आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो कचरा हुआ था कि फर्स्ट नेम लिखें, फिर खुद ही प्लस ऐड करें, फिर स्ट्रिंग अगर स्पेस देना है तो खुद ही सिंगल कोट्स या डबल कोट्स दें, उसके अंदर स्पेस ऐड करें, फिर सेकंड वेरिएबल अगर ऐड करना है दोबारा प्लस दें, फिर अगले वाले का नाम दें। तो ज़रा चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश करें कि ये कितना मुश्किल है कि यार हर एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ रहा है कि फर्स्ट नेम दूँ, फिर स्पेस दूँ, फिर प्लस करूँ, फिर मिडिल नेम, फिर प्लस स्पेस, फिर लास्ट नेम। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब इसको करने का एक आसान तरीका है, वो कहलाता है टेम्पलेट लिटरल्स। अब टेम्पलेट लिटरल्स को बनाते कैसे, मैं यही एग्जाम्पल नीचे भी बनाता हूँ। डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसके आगे 1 लगा देता हूँ, और जो अब मैं नीचे करने जा रहा हूँ उसके आगे मैं 2 लगा दूंगा, ताकि आपके सामने दोनों पैरेलल एग्जाम्पल शो हो और आप खुद ही इस चीज़ को महसूस कर सकें कि यार कौन सा वाकई आसान तरीका है। यहाँ पे भी बन देना पड़ेगा इसको। लेट फुल नेम 2 अगेन गोइंग टू बी स्ट्रिंग। लेकिन अब जब मैं इनकी कॉन्कैटिनेशन करूंगा तो थोड़ा सा जो तरीका है वो डिफरेंट होगा।
राइट अवे मैं अपने वेरिएबल का नाम नहीं दूंगा, बल्कि मैं अपना लिटरल या टेम्पलेट ओपन करूंगा। क्या ओपन करूंगा? टेम्पलेट ओपन करूंगा। अब टेम्पलेट ओपन कैसे करते हैं? वो चीज कहलाती है बैक टिक्स। क्या कहलाते हैं? कंफ्यूज मत कर जाइएगा इसको सिंगल कोट्स के साथ। सिंगल कोट इज अ डिफरेंट थिंग, बैक टिक इज अ डिफरेंट थिंग। अब ये बैक टिक क्या बना है, कैसे बनाए? आपके कीबोर्ड के ऊपर ESC एस्केप का बटन होता है टॉप लेफ्ट के ऊपर, दिख रहा है सबको? ESC लिखा हुआ है, उसी ही के नीचे एक अजीब सा बटन है, यूं ऐसा लग रहा है जैसे कोई बी है, पखी है, सही है, दिख रहा है? उसको बोलते हैं बैक टिक। क्या बोलते हैं? अगर आप उसको प्रेस करेंगे ना तो आपके पास ये इस तरह का कुछ आ जाएगा। ये सिंगल कोट्स नहीं है। सिंगल कोट्स हम अब बहुत बार देख चुके हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं करना। बैक टिक अलग है, एस्केप के नीचे एक बटन है, वो बैक टिक कहलाता है, ठीक है? और सिंगल कोट्स और डबल कोट्स इज अ सेपरेट थिंग। क्लियर? इतनी बात सही है। तो हमने अपना टेम्पलेट कैसे ओपन करना है? ये बैक टिक की बेस के ऊपर जो भी चीज इसके अंदर आएगी बेसिकली वो हमारी टेम्पलेट का पार्ट है। क्लियर है? अब आप देखिएगा इसके अंदर काम करना कितना आसान होता है। अब मैं इसमें जो भी लिखता चला जाऊंगा बेसिकली वो मेरी टाइप स्क्रिप्ट कंसीडर करती चली जाएगी। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल जब मैंने यहाँ पे राइट अवे फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम लिख दिया था तो स्पेस नहीं आया था, मुझे एक्सप्लिसिट स्पेस अलग से प्लस डाल के और सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर देना पड़ा था। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है मैं जो लिखता चला जाऊंगा वो मेरी टेम्पलेट का पार्ट बनता चला जाएगा, भले वो स्पेस भी हो। इतनी बात क्लियर करें। टेम्पलेट हमने देख लिया बैक टिक से ओपन होता है। अब इसके अंदर वेरिएबल कैसे बनाते हैं, इसके अंदर वेरिएबल्स को कैसे यूज करें? क्योंकि अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ ना तो ये कुछ नहीं है, आपका सिंपल स्ट्रिंग ही है, सही है। लेकिन अगर आपने इस टेम्पलेट के अंदर अपने वेरिएबल्स यूज करने हैं तो उसका तरीका है डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स, डॉलर, और ये बेसिकली टेम्पलेट को बताता है कि यार बाकी जो चीजें लिखी हुई हैं वो तो सिंपल स्ट्रिंग है, लेकिन जो भी चीज डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, वो क्या है? वेरिएबल है। तो अब जैसे ही मैं इसके अंदर फर्स्ट नेम लिखूंगा तो बेसिकली वो इसको एज अ वेरिएबल ही ट्रीट करेगा। अगर मैं ऐसे नहीं देता, बस यहाँ पे सिंपल फर्स्ट नेम लिख देता इस तरह, तो बेसिकली वो सिंपल स्ट्रिंग ही होता। अगर अब मैं लॉक करता तो मुझे ये फर्स्ट नेम ही दिख रहा होता, मुझे इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो दिखती नहीं, मुझे ये फर्स्ट नेम एज अ वैल्यू दिख रहा होता। लेकिन मुझे पता है कि ये वैल्यू नहीं है, ये वेरिएबल है जो कि वैल्यू होल्ड करता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डॉलर और डॉलर साइन के साथ क्या बोलते हैं, हाँ, डॉलर और, क्लियर है? क्लियर। अब अगर मैंने यहाँ पे स्पेस दिया तो बेसिकली ये मेरे आउटपुट का पार्ट है, मुझे वो करने की जरूरत नहीं है कि मैंने प्लस दिया फिर दोबारा कोट्स बनाया उसके अंदर स्पेस दिया फिर प्लस किया। मैंने जैसे ही यहाँ पे स्पेस दिया बेसिकली ये मेरे वैल्यू का पार्ट बन गया है। या जो आसान लफ्ज़ में बताऊं तो जो भी यूजर 2 के अंदर, फुल नेम 2 के अंदर स्टोर होने जा रहा है ये उसका पार्ट बन गया। क्लियर है? सही। तो बस मैंने स्पेस दिया और अब मैं अपना दूसरा वेरिएबल यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा? डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स और अपना मिडिल नेम, अभी जो हमारा मिडिल नेम, ठीक है? उसी तरह क्या होगा, इंटर, सेम मिडिल नेम। अब इसी तरह मुझे एक और स्पेस ऐड करना है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक और यहाँ पे आके स्पेस दें, ये आपकी वैल्यू का पार्ट बनता चला जा रहा है। अब यहाँ पे आके मैं क्या दे दूंगा, अपना लास्ट वेरिएबल जो कि क्या है, लास्ट नेम, और बस बात खत्म। अब आप खुद ही देखें ऊपर और नीचे कितना फर्क है, नीचे वाला या नीचे वाली अप्रोच कितनी आसान है। इसमें जो सबसे मुश्किल चीज़ समझने की है वो है कि अपने लिटरल के अंदर वेरिएबल कैसे यूज़ करना है। एक बार आपको वेरिएबल यूज़ करना आ गया उसके बाद ये चीज़ आसान है और आप हमेशा यही यूज़ करेंगे। ऊपर वाली अप्रोच आप यूज़ नहीं करेंगे, आप उसको बोलेंगे डिच कराओ, इसको भूल जाओ। क्लियर है? एंड डिच करो, जिसको क्लियर है भी आउटपुट देखते हैं। इतनी बात इसको क्लियर। ये दो जगह मेरे नाम आ रहे हैं, कोई डिफरेंस दिख रहा है? बिल्कुल सेम है।
लेकिन हाँ यहाँ पे जब हम कोड कर रहे हैं तो हमें डिफरेंस बिल्कुल वाजे है कि हाँ यार दूसरी अप्रोच बेहतर है। और अगेन इट्स ऑल अप टू यू, आप पहली अप्रोच यूज़ करें या दूसरी अप्रोच करें, आपके ऊपर है। अगर आपको पहली आसान लग रही है तो वो यूज़ करें। लेकिन मैं और मेरी तरह काफ़ी डेवलपर दूसरी अप्रोच, बल्कि मैं बोलूँगा कि 80% जो डेवलपर, यहाँ हमारा स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन दोनों तरीके से, प्लस वाली अप्रोच से भी और टेम्पलेट लिटरल के थ्रू भी कंप्लीट है। जरा अपने लिए तालियां बजाएं, तालियां। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट टाइम इज इट? अरे बहुत टाइम है। मैं मेरी ऑडिटोरियम में पढ़ाता था कारसास में सर ज़िया के साथ। तो अभी मुझे ना कुछ मैसेज आया कि सर आप बड़े आहिस्ता पढ़ा रहे हैं, बड़े आराम से पढ़ा रहे हैं। तो मुझे जब मैं सर ज़िया के साथ पढ़ाता था तो सर ज़िया मुझे एक ही बात पे टोकते थे, बशीर तुम्हारी ट्रेन नहीं छूट रही, आहिस्ता पढ़ाओ। क्या बोलते थे? आहिस्ता आहिस्ता। तभी मैंने आई गेस यहाँ पे भी मैंने पहले बता दिया था कि मैं बहुत तेज़ी में आ जाऊँ, बड़ी स्पीड में आ जाऊँ, तो आप लोगों ने मुझे क्या बोलना है? आहिस्ता आहिस्ता। तो ऑब्वियसली पढ़ाने में मसला नहीं है, सही है। अगर आप वहाँ बैठे हुए, अगर आपको लग रहा है ये चीज़ रिपीटेटिव है, एक ही चीज़ बार बार पढ़ाई जा रही है, तो वो आपसे ज़्यादा हमारे लिए रिपीटेटिव है। हमारे लिए ये टेम्पलेट लिटरल दोबारा पढ़ना आप लोग से 100 गुना ज़्यादा बोरिंग है। ऐसी होगा, समझे ना बात को? हमारे लिए उससे 100 गुना ज़्यादा बोरिंग है। लेकिन आप उस कुर्सी पे बैठ के अपने लिए सोच रहे हैं। मैं जब यहाँ पे आया हूँ, या जितने भी टीचर यहाँ पे आते हैं, तो वो किसी 1, 2 या 3 बंदों का नहीं पूछते सोचते, वो इधर से बैठे हुए उधर तक का सोचते हैं। यार किसी का अभी भी कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी को अभी भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि जिनको समझ आती है ना वो एडजस्ट कर जाते हैं। उनको चीज़ रिपीट भी, फॉर एग्जाम्पल किसी काफ़ी स्टूडेंट ने बोलते हैं चीज़ रिपीट हो रही है, तो वो एडजस्ट कर जाते हैं, वो फिर भी नेक्स्ट क्लास में आएंगे। उनको पता है यार आज नहीं तो कल नई चीज़ पढ़ाई देंगे। लेकिन अगर मैं स्पीड में आ गया वाकई और मैं नेताबाद चला गया, तो जो जिनको नहीं समझ आ रही ना, वो बेचारे आना छोड़ देंगे, उनकी पूरी मोटिवेशन टूट जाएगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये कोई पहला कोर्स नहीं है जो हमने ऑफर किया है, हम पढ़ा रहे हैं। इससे पहले काफ़ी कोर्स का मैं पार्ट भी रह चुका हूँ, और अभी जो काफ़ी रिसेंटली चले थे उनमें पढ़ा भी चुका हूँ। तो हमें पता है कि स्ट्रेंथ पहली क्लास में होती है 1500, 750, 850, लेकिन आहिस्ता 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 एंड में रह जाते हैं 10%, 15%, 20%। तो दुख हमें ज़्यादा होता है कि इतनी जान लगाई थी, जहाँ इतने सारे वो पढ़ा रहे थे तो वो भी मौजूद है, तो उनको भी पढ़ाते हैं, कोई डिफरेंट तो नहीं था ना। जहाँ 5 बंदों को पढ़ा रहे हैं उसी एनर्जी के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ, तो 500 को भी पढ़ा देंगे, कोई डिफरेंस तो नहीं है। लेकिन यही होता है कि यार थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लेके जाया जाए, ताकि सबके लिए क्लियर हो। और कोई कि मैं डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, क्यों डेफिनेशन पढ़ाऊंगा आगे आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है जरा गौर से पढ़े। वी विल कोड मॉड्यूल लेटर इन आवर एडवांस सेक्शन, सेशन, सही है। हम एडवांस सेशन जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे चीज़ें पढ़ेंगे, आगे चीज़ें समझेंगे, तो हम ऑब्वियसली मॉड्यूल्स को भी प्रैक्टिकल देखेंगे कि यार ये बनता कैसे है। अभी आप क्या करें, एक जहन में एक तस्वीर बिठा लें कि यार मॉड्यूल का मकसद क्या है, मॉड्यूल वजूद में क्यों आया, क्यों हम मॉड्यूलर अप्रोच यूज़ करते हैं। तो ये एक सिंपल से आपके सामने डायग्राम है, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। थोड़ा और नॉन टेक्निकल कर लेते हैं, आप अपने घर की एग्जांपल लें, ठीक है। आपके घर में आपकी वालदा माशाल्लाह मौजूद होंगी, सही। लेट से आपकी वालदा घर का खाना भी बना रही है, जो बनाती है ऑब्वियसली, किसी वजह के तहत सामान भी वही लेके आ रही है, सही। लेट से बच्चे अभी छोटे हैं, तो स्कूल से उनको पिक एंड ड्रॉप भी वही दे रहे हैं, सही। इतना सारा काम वो कर रहे हैं। एक टाइम आएगा आपकी जो मम्मा होंगी, आपकी जो वालदा होंगी, वो जिसको हम बोलते हैं बर्न आउट हो जाना, कि बोलेंगी कि यार बस इतना काम, मतलब ये भी करो वो भी करो, सुबह से लेके रात तक। लेट से रमज़ान आ गए, बीच नींद से उठ के सहरी भी बनाओ, फिर सबका रोज़ा है, सब बैठे हुए, लेकिन मेरा भी रोज़ा है, लेकिन मैं अफ्तारी भी बनाऊँ, तो मैं सब करूँ, ठीक है। तो अभी तक जो हमारी अप्रोच है ना, वो यही है कि हमने बस एक फाइल बनाई हुई है, और उस फाइल के अंदर हम धनाधन कोट किए जा रहे हैं, जो भी समझ आ रहा है लिखते हैं, मिटाते हैं, फिर उसे भी लिख लेते हैं। अभी तो हमें इतना महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि हम क्या करते हैं, 1 लाइन 2 लाइन 5 लाइन 10 लाइन, मैं से 10 लाइन से ज़्यादा अभी तक हमारी कोई फाइल गई नहीं होगी, हम इतना काम कर रहे हैं। लेट्स से जब आप एक्चुअली प्रैक्टिकल किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो उसमें ये 5 लाइन 10 लाइन 15 लाइन, तो आप समझे 1 मिनट के अंदर इससे ज़्यादा लाइन लिख लेंगे,
सही है, तब आप कर रहे होते हैं 100 चूज़ करते हैं, दोबारा नॉन टेक्निकल में आ जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा बड़ा हूँ तो मैं अम्मी को बोल देता हूँ कि यार अम्मी सामान मैं ले आऊँगा, सही है। मेरा दूसरा भाई है वो बोल देगा कि यार जो छोटे बहन भाई है ना उनको स्कूल से पिक एंड ड्रॉप मैं दे दूँगा। इसी तरह मेरी बहन है वो ये बोल देगी कि चले अम्मी अब सैरी तो आप बनाती है, मुझे सुबह उठने में मसला होता है लेकिन अफ्तारी प्रॉमिस मैं बना दूँगी, ठीक है। और इसी तरह जो बाकी काम है वो वालिद साहब संभाल लेंगे। अब इस तरह क्या हो गया, काम क्या हो गया, डिवाइड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जिसका जो काम है वो बड़ी ही मोटिवेशन और बहुत अच्छे तरीके से करेगा क्योंकि उसको पता है यार मेरे पास बस यही काम है, यही तो करना है, सही है। हाँ बाकी बहुत सारे काम होंगे, घर के कामों की बात होगी जिसको हम बोलते हैं होम चोर्स, उनकी बात हो रही है तो वो तो बस यही है कि हर किसी को डेडिकेटेड काम डिवाइड है, यार मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। तो अब जो काम होगा वो बहुत अच्छे से होगा और बड़े ही ऑर्गेनाइज वे में होगा। दोबारा टेक्निकल एग्जाम्पल में आ जाता है। इसी तरह जो आपकी एक ही फाइल भरी पड़ी होगी कोड से थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ लाइंस के साथ, आप उसको तोड़ देंगे। आप डिफरेंट फाइल्स के अंदर अपने कोड को स्प्लिट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये चीज़ क्या कहलाएगी, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, कि आप हर फाइल को बोलेंगे कि यार तुम्हारा ये काम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैलकुलेटर बनाना है तो कैलकुलेटर की अलग फाइल है, मैंने कोई और काम करना है उसकी अलग फाइल है, मैंने कोई तीसरा काम करना है उसकी अलग फाइल है। हाँ इनके आपस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सकते हैं कि यार मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैंने अपने आप को बोल दिया कि भाई मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, तो आसान लफ्जों में मैंने अपनी ये वाली जो जॉब है, ये वाली जो स्किल है एक्सपोर्ट कर दिया। अब जिसको मेरी इस स्किल की ज़रूरत होगी तो मेरी इस स्किल को क्या कर लेगा, इंपोर्ट कर लेगा। इसी तरह फाइल में होता है, फाइल डिफरेंट फीचर्स या डिफरेंट फंक्शनैलिटीज लिख के, फॉर एग्जाम्पल मैं फाइल बने, मैं बोला इसमें कैलकुलेटर है तो वो कैलकुलेटर बनेगा उस फाइल के अंदर और एक्सपोर्ट होगा, सही, एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब जिस भी फाइल के अंदर कैलकुलेशन की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास एक ऐसी फाइल या ऐसा मॉड्यूल मौजूद है जो क्या कर सकता है, कैलकुलेशन। तो मैं क्या करूँगा, उस फाइल से उस कैलकुलेशन या उस कैलकुलेटर को क्या कर लूँगा, इंपोर्ट। तो ये है मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, ये फाइल बेस्ड काम या फीचर डिस्ट्रीब्यूट करना, ये आपका मॉड्यूलर आर्किटेक्चर कराता है। मॉड्यूलर की नेचर होती है, कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं, कुछ इंटरनल पैकेजेस होते हैं, कुछ एक्सटर्नल पैकेजेस होते हैं, उसमें उसकी बहस में दोबारा जाएगा, सही। अभी बस इतना समझ लें कि क्या होता है। वैसे वो भी यही चीज़ थी लेकिन ऑब्वियसली काफ़ी लोगों ने फॉलो नहीं किया होगा तो मैं इतना हाई लेवल जाना नहीं चाहता। अभी बस इतना समझें कि आप क्या करते हैं, अपनी फाइल बेस अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और उस फाइल में से जो वो काम कर रहे हैं वहाँ से एक्सपोर्ट करा देते हैं। अब जिसको भी उस काम की ज़रूरत होगी वो डिफरेंट फाइल में उसको इंपोर्ट कर लेगा। क्लियर है मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, नॉन टेक्निकल और थोड़ा सा टेक्निकल, लेकिन सिर्फ बातें, प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। क्लियर, हैंड रेस करो भाई, किस किस को अभी नहीं क्लियर, हैंड रेस करें। बातें हुई है, कुछ नहीं हुआ, जिसको हैंड रेस, हाँ तो मसला नहीं, सही है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आपको नहीं है, सही है। ये काम को डिस्ट्रीब्यूट करें, काम को डिस्ट्रीब्यूट करें। वही बात अभी आप लोगों ने समझना मुश्किल है, इसलिए मैं आपको इमेजिनरी वर्ल्ड में लेके जाता हूँ ज़्यादातर चीज़ों को समझने के लिए। कि लेट्स से अभी तो आपका जो लाइंस ऑफ कोड है वो 5, 10, 15 ही है, लेकिन जब आप एक्चुअली प्रैक्टिकली किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो 5, 10, 15 कुछ भी नहीं होता। ये आपके एक दिन के 1 मिनट का काम होता है 5, 10 लाइन लिखना, ठीक है। आप एक फंक्शन में काम कर देते हैं तो आप क्या करते हैं, बेसिकली अपने एक ही फाइल को पॉपुलेट नहीं कर देते इतने सारे लाइंस ऑफ कोड के साथ कि भाई एक ही फाइल के अंदर पूरी एप्लीकेशन बनी है, पूरा प्रोजेक्ट पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल 19,000 लाइन्स है तो इससे मुश्किल होता है चीज़ें समझना। अगर मुझे कुछ डिबग करना है, कोई एरर आ गया मेरे फाइल के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी फाइल को गो थ्रू करना पड़ेगा कि यार एरर आया कहाँ है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने इतने पूरे प्रोजेक्ट को, इतने बड़े प्रोजेक्ट को तोड़ देते हैं, पीसेस के अंदर तोड़ देते हैं और हर पीसेस एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, कोई फीचर ऐड कर रहा होता है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, फीचर को फाइल बेस ब्रेक डाउन कर देता हूँ कि यार इस फाइल का ये वाला काम है, इस फाइल का ये वाला काम है, ये इस फाइल का ये वाला काम है। ऑब्वियसली वो मेरे प्रोजेक्ट से एसोसिएट ही होते हैं लेकिन मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। अब इनकी आपस में क्या चल रही होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रही होती है। जिसको जो काम चाहिए होता है वो उसको इंपोर्ट कर लेता है। यहाँ से मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, मैंने नॉन टेक्निकल वे में मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, मैंने क्या किया, अपनी स्किल्स एक्सपोर्ट कर दी। कहाँ कर दी, फाइवर पे कर दी, अपर पे कर दी, जो भी प्लेटफॉर्म है। अब जिसको भी मेरी
इस स्किल की ज़रूरत होगी, जिसको भी वेबसाइट बनवानी है, जिसको भी प्रोग्राम बनवाना है, तो क्या करेगा, मेरे स्किल्स को इंपोर्ट करेगा। करीब जार्गन समझने की कोशिश करें, वो क्या करेगा, मुझे अप्रोच करेगा, बोलेगा हाँ तुम्हारे पास ये स्किल्स है, मुझे इन स्किल्स की ज़रूरत है, मुझे अपना प्रोग्राम बनाना है, तो क्या आप बना दोगे? बोलूँगा हाँ मेरे पास ये स्किल्स है, मैं बना दूँगा। इसी तरह प्रोग्राम्स के अंदर डिफरेंट फीचर्स इंपोर्ट हो रहे होते हैं, और जिस फाइल के अंदर उस फीचर की ज़रूरत होती है उसको यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा होता है वो, और दूसरी फाइल में जिसकी उसकी ज़रूरत होती है वो वहाँ से इंपोर्ट करेगा। क्लियर? चल रही है उधर जाके बैठ, सबको क्लियर? ये दोनों ऐसी चल रही है सामने वाली। ये थोड़ा सा मॉड्यूलर आर्किटेक्चर में घर की मिसाल दी हुई है कि राइट हैंड आपका पूरा घर बन के नहीं आ जाता, पीसेस के अंदर डिवाइड होता है। पहले फ्लोर बनता है, फिर एक वॉल बनती है, फिर दूसरी वॉल बनती है, फिर तीसरी वॉल बनती है, फिर चौथी वॉल बनती है, फिर सीलिंग आती है, फोर्थ सीलिंग आती है, फिर एक्चुअल सीलिंग आती है, रूफ आता है। तो इसी तरह आपका चीज़ क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ लिया, कोई मसला नहीं है। बाद में बताता हूँ, समझने के लिए आप अपना तरीका देखा करें। आपको 10 एग्जाम्पल आनी है, 10 की 10 आपको समझना जरूरत नहीं है। एक जो आपके जहन में क्लिक कर रही है बस उसको पकड़ो और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आगे बढ़ो। 10 की 10 समझना जरूरत नहीं। क्लियर? होमवर्क है भाई आपका, क्या करना है, कुछ नहीं करना। प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे को, हर ट्यूसडे और थर्सडे लिंक्डइन के ऊपर आपकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, लाइव प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, लाइव प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, उनको देखें। और वो इंक्वायरर, ये पैकेज का नाम लिखा हुआ है इंक्वायरर, ये इसको ट्यूसडे मतलब जो भी दिन है, मैं अगर दिन में गलती कर रहा हूँ, हो रही है, बस इतना आप लोग मालूम रखें कि हो रही है, 11 बजे होती है, तो आप तरावी से भी फारिग हो जाएंगे, दीगर भी मामला से फारिग हो जाएंगे, तो उसको देखें और उसको फॉलो करें। उसमें बेसिकली प्रैक्टिकली आपको काफ़ी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। यहाँ पे जब थ्योरी पढ़ रहे हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल होगा, और ऑब्वियसली जब हम एडवांस टॉपिक पे जाएंगे तब हम तो फिर उसको ज़रूर देखेंगे ही। क्लियर? आगे चले, टाइम नहीं मिल रहा, क्या मसला है? अभी मेरे पास आधा घंटा, तकरीबन 23 मिनट है। ऑपरेटर्स इन टाइप स्क्रिप्ट, भाई कौन कौन थक गया है? थक गया है? नहीं, मतलब कौन थक गया बोले बस यार बहुत हो गई। उनको यही शिकायत कर रहे थे, आप लोग पढ़ाते नहीं हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, आज हम हो गया ज़्यादा, क्योंकि आज ना थ्योरी बहुत ज़्यादा थी, और थ्योरी इटसेल्फ मुझे भी बड़ी बोरिंग लगती है, इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, करनी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही होता है। पिछली क्लास में बताया था, काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बताना कि मुझे काम आता है, ये असल स्किल होती है। यार हाँ मुझे ये आता है। ऑपरेटर्स पढ़े, हैंड रेस करिए पढ़ने वाले, पढ़ लेते हैं यार, अभी तक थ्योरी हुई है, कोई खास नहीं है, थोड़ा टाइम है निकाल लो। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, सही। ऑपरेटर्स, मैथ्स किस चीज़ से पढ़ी है? मैट्रिक तक तो पढ़ी होगी यार, उसके बाद आप लोग अपने अपने रास्ते निकल गए होंगे, कहीं मेडिकल में, कहीं कॉमर्स में। मैट्रिक तक किससे पढ़ी है? 7th क्लास 6th क्लास। ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, सुना होगा ऑपरेटर, सही है। एक तरह बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, अब इसमें नहीं जाऊँगा, लॉजिकल होता है, अरिथमेटिक होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो कुछ नहीं करना, उसी चीज़ को रिपीट करना है, उसी चीज़ को जहन में दौड़ाना है और अपना काम करना है। तो क्या लिखा हुआ है? ऑपरेटर्स इन टाइप स्क्रिप्ट। नीचे थोड़ी सी एग्जांपल भी लिखी हुई है, नॉट एग्जांपल, डेफिनेशन लिखी हुई है। ऑपरेटर्स अलाउज अस टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ऑब्वियसली ऑपरेशन हो रहा है तो वेरिएबल्स के अराउंड ही होगा, कि हवा में तो कैलकुलेशन होगी नहीं। तो अब देखते हैं ये ऑपरेटर्स इन टाइप स्क्रिप्ट क्या है। छोड़ो, सबसे पहला ऑपरेटर एडिशन। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में कर रहे हैं मास्टर्स, एनीवन? प्लस कौन सा ऑपरेटर होता है? लॉजिकल होता है, अरिथमेटिक होता है, कौन सा होता है? अरिथमेटिक होता है। चलो आप लोग के कहने में बोल लेता हूँ, अरिथमेटिक होता है, ठीक है। बाकी आप लोग घर जाके देखेंगे तो वाकई अरिथमेटिक होता है कि नहीं होता है। अभी हमने क्या पढ़ा? प्लस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल प्लस। दो नंबर के दरमियान का सम किसकी बेस पे निकालते हैं? प्लस की बेस पे। एडिशन, प्लस का साइन। यू ऐड एप्पल्स टू योर कार्ड, 2 एप्पल्स, then 3 एप्पल्स and more एप्पल्स give you 5 एप्पल्स। कोई इसमें मुश्किल बात?
2 एप्पल्स लोगे उसके बाद 3 एप्पल्स भी खरीदोगे तो कितने हो जाएंगे? कोई रॉकेट साइंस? ये सिंपल। तो जो काम हो रहा होगा वो कहलाता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, के 2 स्ट्रिंग को मिला दो, जोड़ दो। लेकिन जब प्लस 2 नंबर्स के दरमियान होगा तो बेसिकली वो तो फिर मैथ वाले काम ही करेगा कि वो उनको क्या कर देगा, प्लस। तो इसका आउटपुट क्या आएगा बगैर देखे भाई? कौन कौन बोलेगा 5 आएगा? कौन बोल रहा है 5 नहीं आएगा? चेजा नहीं लेना, सही से बता रहे। कौन कौन बोल रहा है 5 नहीं आएगा? कोई भी ऐसा नहीं है। अच्छा ये देख के मुझे याद आता है, जब मैं पढ़ता था ना तो एक बार बिसेरा को कौन कौन जानता है? वो हमें पढ़ाते थे। तो मैंने भी एक सवाल उन्हें पूछा, मुझे आंसर आता था, मैंने यूँ किया, मैंने हाथ नीचे कर दिया क्योंकि ये कॉन्फिडेंस नहीं था। उन्होंने देख लिया, अब सारी बातें हुई, सब खत्म हो गया। उन्होंने बोला कि यार तुम, मैं यहाँ पे कह यार सामने बैठा बोलते तुम आ जाओ। मैंने आज तक इतने, उस टाइम क्लास की जो स्ट्रेंथ थी वो थी 350 या 400। अब मैंने बोला यार ये तो गलती हो गई, गलती से हाथ उठा लिया, उठाना नहीं चाहिए था। अब फिर उन्होंने बोला आ जाओ स्टेज पे। मैं गया, मेरा पूरा फोकस था मैं लैपटॉप पे देखूं, मेरी नज़र सामने ना जाए, क्योंकि मुझे पता था मैं सामने गया तो मेरा काम हो गया। मैंने बड़ी कोशिश की मैं नीचे देखूं, मैंने अपना पूरा प्रोग्राम था, वो छोटी मोटी कोई चीज़ नहीं थी कि जैसे हम तो ना, मैंने पूछ लिया 2+3 क्या होता है। उन्होंने हमें, जैसे अभी हम आगे जाएंगे ना तो हम आपको प्रोग्राम देंगे क्लास में बनाने के। फॉर एग्जाम्पल एक कह रहे हैं उसको टेम्पर कर दो, उसको मैनिपुलेट कर दो, इस तरह का एक सवाल था कि भाई ये करें। तो मैंने कर लिया था, मैं हैंड रेस किया, मैंने बोला और बोला आओ यहाँ पे सामने आके करो। मैंने सामने नहीं देख रहा था, मैं बिल्कुल नीचे देख के काम कर रहा। पता नहीं किसी ने कुछ बोला, मेरी नज़र गलती से सामने हो गई। उसके बाद मेरे पाँव भी काँपे, मेरे हाथ भी काँपे, सब जितना बॉडी पार्ट सब काँपा। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो खैर आप लोग को भी इंकरेज करेंगे हम कि भाई कोई भी सवाल हो प्लीज़ इधर आया करें। ये आप लोग के लिए अच्छा है क्योंकि इंशाल्लाह अभी मुझे टाइम इस वीकेंड पे आप में से जिसने भी 45 असाइनमेंट्स किए हैं और जो क्लास में वैसे बड़ा एक्टिव रहता है, तो एक टर्म हम यूज़ कर रहे हैं सीनियर स्टूडेंट्स की, जो आप में से सिलेक्ट किए जाएंगे। कुछ क्लासेस में हो गए, कुछ में जैसे कोई टीचर जो थे वो मसरूफ़ थे, नहीं हो पाए, जैसे मैं था, अभी तक मैंने नहीं किया सिलेक्ट। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास तक आप में से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 45 असाइनमेंट्स कर लिए हैं, वैसे जो एक्टिव रहता है उनमें से सिलेक्ट होंगे। तो ज़रा इसकी प्रैक्टिस कर लें, जिसने भी खास तौर पर इसको पता है मैंने 45 असाइनमेंट्स किए कि मैंने यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे बैठना होगा और पढ़ाना होगा। सही है, तो ज़रा आदत डालने की। खैर आगे चलते हैं भाई। ये लिखा हुआ भी है माशाअल्लाह, आगे आप सबको चलोगे। 2+3 = 5, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। अब इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं और बस इसके बाद छुट्टी, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, बस प्लस का ऑपरेटर देखेंगे जो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक नंबर 1, राइट। नंबर 1 इज गोइंग टू बी प्लीज साइलेंस। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, बर्दाश्त करें, फिर इंशाल्लाह। इसके अंदर मैं क्या सेव कर लेता हूँ, लेट्स से 4। फर्स्ट नंबर के अंदर क्या स्टोर कर दिया मैंने, 4। लेट नंबर 2 6। अब मुझे इन दोनों का सम चाहिए है, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं और उसको मैं नाम दे देता हूं सम का। लेट सम इज आल्सो गोइंग टू बी अ नंबर। और अब मैं क्या करूंगा भाई, कैसे प्लस करते हैं दो, num1 प्लस num2। अब भाई इसको मैंने टेम्पलेट लिटरल के अंदर क्यों नहीं दिया, क्योंकि मुझे इसके अराउंड कोई स्पेस या इस तरह की चीज़ नहीं चाहिए थी। इट्स नॉट ए स्ट्रिंग कि मुझे उस तरह की चीज़ें चाहिए कि भाई मेरा पहला नाम है, मेरा सेकंड नेम है, तो उसके दरमियान स्पेस चाहिए। ये सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मुझे 2 वेरिएबल्स का सम चाहिए। तो मैंने क्या किया, जब 2 नंबर के दरमियान प्लस किया तो ये दूसरे तरीके से परफॉर्म करेगा। बेसिकली ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब हम क्या करते हैं, अपने सम को लॉक करा लेते हैं। हाँ भाई, कोड कर लिया, सेव भी कर लिया, क्या स्टेप करने हैं अब, कंपाइल।
TSC मेन डॉट फाइनली रन करते हैं मेन डॉट आंसर क्या आना चाहिए? नंबर्स दिखा देता हूँ 6 + 4 आती है यार 10 क्लियर है? किस किस को क्लियर है? जिसको नहीं भी होगा भी बोलेगा यार ज़्यादा क्लियर है। क्लियर है? सही। फिर अपने ये क्लैपिंग कीजिए। माशाल्लाह आज आप लोगों ने बहुत सारा कंटेंट कवर किया है। मेक श्योर घर में इसकी प्रैक्टिस करें और कल 11 बजे और जुम्मे या फिर जुमरात को भी 11 बजे बिल्कुल 100 डेज कोडिंग चैलेंज चल रहा है। नहीं पता तो डिस्कॉर्ड पे जाएं। सबसे पहला सेकंड या थर्ड चैनल जो आपको दिख रहा होगा उसका नाम ही है 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज। उसमें पार्टिसिपेट करें। हर दिन आपको कुछ कोडिंग चैलेंज मिलते हैं। अशारिफ हमारे टीचर माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर, तो ज़रा आप लोग भी देखिएगा। हर रोज़ असाइनमेंट मिलते हैं, उनको आप लोग करें और लिंक्डइन पे पोस्ट करें। बाकी प्रैक्टिस करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कीप प्रैक्टिसिंग।